गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने मनी वाले चैप्टर्स में बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। बार्टर सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में पढ़ा था। अब वो प्रॉब्लम मनी ने कैसे सॉल्व करी, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, राइट डाउन मनी। मनी क्या होता है? पैसा। पैसा मैं मांगता नहीं, रुपए तुम देते नहीं। हाँ, मनी इज वॉट मनी कैन डू। मनी वो चीज़ है, मनी जो कर सकता है। लिखने चालू करें। मनी इज वॉट मनी कैन डू। मनी की कोई एक्चुअल डेफिनेशन नहीं दी गई किसी ने भी। मनी इज़ व्हाट मनी कैन डू। अब मनी ज़रूरी है कि आपकी नज़र में मनी क्या कहते हैं? कागज़ का नोट ही हो। पहले गोल्ड कॉइन भी मनी थे, सिल्वर कॉइन भी मनी थे, ठीक है, कॉपर भी था मनी। तो ये इवॉल्व हुए मनी धीरे 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 आज निकल पे आ चुका है। तो हम ऐसे मनी के बारे में हम पढ़ते हुए चलते हैं। फिर वो पेपर पे आ गया मनी, फिर चेक के रूप को भी मनी बोलते हैं हम लोग। तो ये सब कुछ मनी की परिभाषा है। आज का चेक जो हम काटते हैं वो भी एक तरीके का मनी है। क्या है? मनी। तो अब हम लिखते हैं मनी इज़ एनीथिंग, मनी इज़ एनीथिंग which act as a medium of exchange which is generally accepted by all and backed by authority। अब चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। अगर आप अभी अपने पास अगर पॉकेट में अगर कुछ पैसा हो तो निकाल के देखें 2 मिनट। किसी के पास पैसे हो तो प्लीज़ निकाल के देखें। निकालें पैसे, मतलब रुपए का नोट नहीं, मतलब रुपया नहीं होना चाहिए, 10-20 रुपये का नोट हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई कैन लुक टूवर्ड्स द गर्ल्स जहाँ उनकी जेब में 10 रुपये भी नहीं दिख रहे हैं मुझको। ओके, एक नोट सिक्का। आई वांट द कागज वन। ओके, अगर आप ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं तो आपको ये नोट दिखाई दे रहा होगा। ऑनलाइन क्लास वाले बच्चों को कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा नोट। बट अगर आपके पास 100 रुपये का नोट या 10 रुपये का नोट होगा तो इसमें ना सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है वो कुछ इस जगह पे लिखी हुई है, और ये लिखा हुआ है, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 100 रुपी। इसका क्या मतलब है? अगर मैं किसी को ये नोट देता हूँ तो ये नोट कितने रुपए में चलेगा? 100 रुपये में। कितने रुपए में चलेगा? और क्या मैं अगर ये 100 रुपये का नोट आपको देता हूँ तो क्या आप लोगे या नहीं लोगे? तो इट हैज़ बीन जनरली एक्सेप्टेड बाय ऑल। आप लोगों ने इसको क्या किया है? एक्सेप्ट किया है कि हाँ हमें ये नोट चल सकता है, हमारे हम इसको ले लेंगे और 100 रुपये का कोई सामान आपको दे देंगे या सर्विस दे देंगे। प्लस ये कागज़ की वैल्यू कब है? जब इसको क्या कहते हैं, कोई सिग्नेचर किया गया हो या बैड किया गया हो किसी अथॉरिटी ने। तो यहाँ पे आपके गवर्नर ऑफ इंडिया के सिग्नेचर हैं, चेक करके देख सकते हैं। इसमें से अगर सिग्नेचर हटा दिया जाए तो ये केवल एक कौन सा टुकड़ा रह जाएगा? कागज़ का टुकड़ा। आपको याद हो 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था जहाँ पे 500 और 1000 रुपये के नोट को बंद कर दिया गया था। आज मैं वो 500 का नोट अगर मैं चलाने जाऊँ तो क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा, उसको कोई भी
नहीं खरीदेगा। हाँ, उसको वैसे खरीद सकते हैं, याद के लिए खरीद सकते हैं, पर क्या उसको जनरली यूज़ कर सकते हैं? मतलब मैं 50,000 का एसी खरीदने आता हूँ और 50,000 रुपये की पुराने नोटों की गड्डी देता हूँ, तो क्या वो लेगा? क्यों नहीं लेगा? बिकॉज वो अब किसी भी अथॉरिटी से बैक्ड नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो बैक्ड नहीं है। तो कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो या तो क्या कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड हो पब्लिक से, प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई बड़ी अथॉरिटी से वो बैक्ड हो। ठीक है ना, बैक्ड बाय अथॉरिटी। लिखना चालू करते हैं हम लोग। अब फंक्शंस ऑफ मनी को पढ़ेंगे हम लोग। अब मनी के क्या काम होता है? फंक्शन ऑफ मनी। जो मनी का काम वही है जो बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम थी, उस बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम को सॉल्व करने को, बार्टर सिस्टम की जो प्रॉब्लम थी उसको मनी ने सॉल्व किया। वो कैसे किया? सबसे पहले दो फंक्शंस लिखवाए गए, प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन। सबसे मेन फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन। कौन सा फंक्शन? प्राइमरी फंक्शन। और इसमें सबसे पहले आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम होती है। बार्टर सिस्टम में ये प्रॉब्लम होती है कि आप वो, अगर आपको कोई सामान देना है तो दूसरे को वो सामान चाहिए होगा तभी मिल पाएगा। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट बताया था मैंने। जैसे कि मुझे वीट चाहिए और मेरे पास राइस है, और आपके पास अगर वीट है तो आप राइस लेने के लिए तैयार होगे तभी तो एक्सचेंज हो पाएगा, और नहीं लेने के लिए तैयार होगे तो वो एक्सचेंज। तो ये वाली प्रॉब्लम को हमने किससे सॉल्व करा? मनी से। अगर मुझे आज वीट चाहिए तो मुझे क्या राइस को ढूंढना पड़ेगा या केवल पैसे निकालने पड़ेंगे? पैसे निकालने पड़ेंगे। तो इसी को लिखते हैं, प्लीज़ पढ़ते हैं। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी, the problem of lack of double coincidence of want is solved. Now any goods and services can be exchanged comma you just need to have money for it। समझ में आ गया? अब कोई भी चीज़ एक्सचेंज हो सकती है, बस आपको गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए तो बस आपको उसके लिए क्या पे करना पड़ेगा? उसकी प्राइस वैल्यू। और वो प्राइस वैल्यू कैसे पे होगी? मनी की फॉर्म में। किसके फॉर्म में होगी वो? मनी की फॉर्म में। बस इतना ही सही हमें पढ़ना था। दूसरा, मेजर ऑफ वैल्यूज़। पहले चीज़ों को नापना बहुत मुश्किल था, आज नापना मुश्किल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था कि अगर मुझे 1 किलो सोना लेना है तो मुझे कितना वीट देना चाहिए, डिसाइडेड ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि सोने की वैल्यू को हम काउंट नहीं कर पा रहे किसी चीज़ में। आज हम उसको काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कल भी मैंने इसका एग्ज़ाम्पल दिया था, आज भी दोबारा से दे रहा हूँ। रोहित के पास पेन है विच कॉस्ट 10 रुपीज़, मतलब पेन, बहुत सारे पेन हैं, और खन्ना के पास पेंसिल्स हैं जो 5 रुपए की है। अगर रोहित से पेन चाहिए एक, तो खन्ना को कितनी पेंसिल देनी पड़ेगी? एक पेन के बदले। ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? कैसे समझ पाए? कोई एक मीडियम था ना बीच में, 10 रुपये 5 रुपये। पहले ये मीडियम नहीं था तो बड़ा दिक्कत होती थी, आज ये वाला मीडियम है तो इससे हम कोई भी चीज़ की वैल्यू को आसानी से पता कर सकते हैं। लिखना चालू करें। नाउ मनी एक्ट एज अ, नाउ मनी एक्ट एज अ मीडियम
Now money act as a medium for which the value of goods and services can be measured easily which was not possible at the time of barter system. Money act as a common denomination for example, one pen cost ₹10, one pencil cost ₹5. We can easily say pen is costlier than pencil. क्या पहले हम ये पता कर सकते थे कि ये चीज़ महंगी है, ये चीज़ सस्ती है? इतना आसानी से नहीं पता कर पाएंगे। पता भी कर पाएंगे तो एग्जैक्टली नहीं पता कर पाएंगे कितना महंगा है कितना सस्ता है। बट आज हम पता कर सकते हैं एक पेन 10 रुपये का और एक पेंसिल कितने रुपए की है? 5 रुपये की। तो हम ये बोल सकते हैं कि पेन कितना महंगा है? 5 रुपये महंगा है। ठीक है ना। पहले ये चीज़ें नहीं हो पाती थी, पहले अंदाज लगाया जा सकता था केवल, बट यहाँ पे अब एग्जैक्ट वैल्यू बताई जाती है। यानी हम किसी भी चीज़ को हम पैसों में तोल सकते हैं, पहले तोल नहीं सकते थे, पहले बस अंदाजन रूप में काम चलता था। ठीक है बेटा। मनी के दो फंक्शंस होते हैं, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में 2 पॉइंट थे, वो मैंने पढ़ा दिए। अब हम चालू करते हैं तीसरा फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। तीसरा फंक्शन हम चालू करते हैं, वो दूसरा फंक्शन हम चालू करते हैं, सेकेंडरी फंक्शन। पहला पॉइंट, डेफर्ड पेमेंट। लास्ट क्लास में बार्टर सिस्टम में मैंने एक प्रॉब्लम बताई थी डेफर्ड पेमेंट की। कितने बच्चों को याद है व्हाट इज डेफर्ड पेमेंट? एक बच्चा, 2 बच्चा, और कोई? लास्ट क्लास में डेफर्ड पेमेंट का मतलब बताया था मैंने, कोई और? 3 और गरिमा? ऐसे पेमेंट जो आप फ्यूचर में पे करते हो, यानी उधारी। बार्टर सिस्टम में उधारी करना पॉसिबल नहीं था भी तो बड़ा दिक्कत भरा काम था। अब उधारी करना बहुत आसानी से हो सकता है। फ्यूचर्स में पेमेंट आप कर सकते हैं, पहले आप फ्यूचर में पेमेंट नहीं कर सकते थे, बट दिक्कत होती है। जैसे कि सपोज करो, दोबारा से एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने 100 किलो राइस ले लिए और मैंने बोला कि मेरा वीट होगा, क्या कहते हैं, खेत में, मैं 2 महीने बाद आपको वीट दे दूंगा। आपने 2 महीने तक इंतजार करा, वीट हुआ पर वीट ख़राब हुआ, तो क्या आप लोगे? नहीं लोगे। तो फ्यूचर पेमेंट्स करने में दिक्कत थी। पर आज के टाइम में फ्यूचर पेमेंट करने की कोई दिक्कत नहीं है। 1 लाख रुपए ले लिए, 2 महीने बाद मुझे 1 लाख रुपए लौटाने हैं, तो क्या पैसे ख़राब हो जाएंगे? नहीं होंगे। ठीक है, चलो पढ़ते हैं प्लीज़। फ्यूचर पेमेंट्स आर पॉसिबल विद मनी। फ्यूचर पेमेंट्स आर पॉसिबल, फ्यूचर पेमेंट का यहाँ पे मतलब समझना, उधारी। इस पॉसिबल, आर पॉसिबल विद मनी। बैंक भी तो इसी के ऊपर काम कर रही है साला। बैंक आपको लोन किस बेसिस पे दे रही है? इसी के ऊपर कर रही है डेबिट के, आप फ्यूचर में पेमेंट उसको करोगे। नाउ बैंक्स गिव लोन comma credit are given
बिकॉज ऑफ deferred payment are made easy through the introduction of money. आप आसानी से पैसा दे सकते हैं फ्यूचर में। आज इकोनॉमिक्स चली इसी के ऊपर रही है, उधारी के ऊपर। सब लोग उधारी पे काम कर रहे हैं। अगर ये बिज़नेस इतना इजी होता कि 10 रुपये का सामान ख़रीदा और 12 रुपये में बेच दिया, 2 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। बट आप क्या करते हैं, 10 रुपये का सामान ख़रीदते हैं कैश में, 12 रुपये का सामान बेचते हैं बस किस में, उधार में। फिर यहाँ से इकोनॉमिक्स चालू हो जाती है बहुत अच्छी तरीके से, पैसे का रोटेशन चालू हो जाता है। और ये कैसे, किस वजह से पॉसिबल हो पाया, केवल डेफर्ड पेमेंट में। पहले ऐसा करना इम्पॉसिबल था, पॉसिबल था बट बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी। लास्ट स्टोर ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम में क्या दिक्कत थी स्टोर ऑफ वैल्यू में, किसी को पता है? लास्ट क्लास में बताया था, जगह नहीं थी और सामान भी खराब हो सकता था। अगर आपको अपनी वेल्थ को स्टोर करना था तो किस में फॉर्म में स्टोर कर सकते थे, अनाज के फॉर्म में, गेहूँ, मतलब गेहूँ अनाज की बात हो गई, और जानवरों की फॉर्म में। पर लाइव स्टॉक आज आपके पास 100 बकरियाँ हैं, कल तक 2-4 शेर आ गए, 5-6 बकरी खा गए, ईद बन गई उनकी, बेचार हो गई। ठीक है ना, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुआ करती थी। ठीक है ना, स्टोर ऑफ वैल्यू अब बहुत इजीली आप स्टोर कर सकते हो। जितनी भी वैल्यू, जितना भी पेमेंट है, पेमेंट आराम से पे किया जा सकता है और उसको रखा भी जा सकता है। ठीक है ना। नाउ वेल्थ कैन बी स्टोर, नाउ वेल्थ कैन बी स्टोर in the form of money। और कहाँ पे कर सकते हैं स्टोर, इन बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, इवन कैश एट होम एक्सेट्रा। दिस वॉज very difficult at the time of barter system। ये बहुत दिक्कत भरा काम था बार्टर सिस्टम के टाइम पे। भैया स्टोर कर ही नहीं पा सकते थे। भैया गायों को कब तक स्टोर करोगे, गाय की भी लाइफ है, 10 साल बाद मर जाएगी या 5 साल बाद मर जाएगी, कहीं ना कहीं तो मर जाएगी, कुछ ना कुछ तो होगा। गेहूँ को भी कब तक रख सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें दिक्कत थी। दूसरा, सपोज़ करो अगर आप, मेरे पास एक प्रॉपर्टी यहाँ पे अलीगढ़ में पड़ी हुई है 10 लाख रुपए की, कल मुझे मुंबई जाना हो तो क्या मुझे प्रॉपर्टी को उठा के ले जाने की ज़रूरत है? मुझे क्या करना है, प्रॉपर्टी को बेचना है, उसको कैश में कन्वर्ट करना है और ले आके कहीं और जाके दोबारा मैं मुंबई में प्रॉपर्टी खरीद लूँगा। बट बार्टर सिस्टम के टाइम पर अगर आपको प्रॉपर्टी लगी हुई और आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आप मुंबई जा रहे हो तो फिर पहले उस ज़मीन के बदले गेहूँ वेहूँ में बदलोगे, फिर गेहूँ को ट्रांसपोर्ट कराओगे मुंबई, तो कितना बड़ा दिक्कत थी। स्टोर ऑफ वैल्यू में दिक्कत आ रही है नहीं आ रही है? पर आज के टाइम में तो बस पैसा जेब में आया, बैंक में आया, ख़त्म बात। ठीक है, लिखना चालू करें, हेडिंग डालें। ये यहाँ पे हम लोगों का क्या कहते हैं, मनी का सारा काम खत्म हो गया, फंक्शंस हमने पढ़ लिए, चैप्टर अब एंड की तरफ है। लेकिन फॉर्म्स ऑफ मनी, कितने तरीके के मनी होते हैं? बहुत तरीके के होते हैं। कुछ आपके पास 1-2 कोर्स में उसको पढ़ते हैं। फॉर्म्स ऑफ मनी, पहला फॉर्म, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ मनी में पहला लिखें फुल बॉडीड मनी। इसका क्या मतलब होता है? अगर सपोज करो मैं एक गोल्ड का कॉइन लूँ, गोल्ड लूँ, इंडिया की सरकार एक सोचे, अभी इसको पढ़ने से पहले सोचते हैं, इंडिया की सरकार गोल्ड को कॉइन के शेप में लिख दे और उस कॉइन पे लिख दे 1 रुपया,
उसको सिग्नेचर्ड भी कर दे, तो यानी वो गोल्ड कॉइन कितने रुपए में चलेगा। पर अगर मैं उसको गला के उसको तोल के बेचूँ तो वो ज़्यादा महंगा बिकेगा या सस्ता बिकेगा, महंगा बिकेगा। तो क्या करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए ऐसा। इसीलिए एक टाइम पे पहले क्या हुआ कि जब 1 रुपया का नोट जो था ना, जिस मेटल पे बनता था, उस मेटल की कॉस्ट ज़्यादा हो गई एज़ कम्पेयर टू जो उस पर लिखा हुआ था। तो लोगों ने वो मेटल को गलाना चालू कर दिया और उससे आर्टिफिशियल रिंग्स बनाना चालू कर दिया। पैरों की जो पायल होती है उनको बनाना चालू कर दिया, गलाना चालू कर दिया, क्योंकि वो उसको 1 रुपये में नहीं चलाना चाहते थे। वही जो सिक्का जो है उसको मेल्टेड कर रहे थे, वो 1 रुपये 20 पैसे या 30 पैसे में बिक रहा था, तो ज़्यादा बढ़िया है। तो 1 रुपये का नोट पूरा गायब हो गया था इंडिया मार्केट से। फिर उसको जब गवर्नमेंट को समझ में आई तो फिर उसने चेंजेस लेके आना चालू किया। तो लिखना चालू करें। It is the money whose value as a commodity is equal to its value as money. For example, 1 rupee nickel coin is equal to 1 rupee nickel एज मेटल। कितने बच्चों को ये समझ में आया क्या लिखा है? चलिए इसका मतलब जानते हैं। अगर आपके पास 1 रुपये का सिक्का है तो वो बाज़ार में 1 रुपये का चलेगा, बट अगर आप इसको गला देते हैं और एक मेटल फॉर्म में ले आते हैं और मेटल को आप तोल से बेचते हैं तो अभी वो कितने रुपये का बिकेगा? 1 रुपये का। तो इसको ही बोलते हैं फुल क्रेडिट मनी, जहाँ पे उसकी मेटल की वैल्यू उसके प्राइस के बराबर ही होती है। लिखिए आगे दूसरा। क्रेडिट मनी। हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज क्रेडिट मनी? नाम से कुछ पता लग रहा हो? वेरी गुड, द आंसर इज उधारी वाला पैसा। जैसे कि आपने किसी को चेक दे दिया, चेक भी एक उधारी वाला पैसा है, मतलब वो चेक तुरंत कैश तो बनेगा नहीं, उसको बैंक में जाएगा, बैंक में जाने के बाद वो 1 आध दिन लगा देगा, तो इसी को बोलते हैं क्रेडिट मनी। इट रिफर्स टू द मनी, it refers to money whose value as money is greater than its commodity। वैल्यू आगे लिखेंगे, इसको थोड़ा समझते हैं। सपोज करो मैं 1,00,000 रुपए का चेक काटता हूँ, तो उस चेक की कीमत कितने की है? कितने रुपए की है? बट उस कागज़ की कीमत कितने रुपए की है? अगर मैं कागज़ को रद्दी में बेचा जाऊँगा तो कुछ भी नहीं होगी ना, पर वैसे उसकी वैल्यू कितनी है? तो वही लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द मनी हुज वैल्यू एज मनी। मनी के रूप में तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बट कमोडिटी के रूप में उसकी वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगी। लिखना चालू करें। द वैल्यू ऑफ द मटीरियल, ब्रैकेट में लिख देना, फ्रॉम विच इट इज मेड। इस वाली लाइन का ग्रेटर देन कमोडिटी का मतलब मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ, द वैल्यू ऑफ मटीरियल फ्रॉम विच इट इज मेड। ठीक है ना? जिस मटेरियल से बना उसकी कॉस्ट बहुत कम होगी एज कम्पेयर टू उसकी रियल वैल्यू से। एक कागज़ के नोट की वैल्यू 100 रुपये के नोट की वैल्यू 100 रुपये की है, बट उसको अगर मैं गुड़ी मुड़ी कर दूँ, फाड़ा फूड़ी कर दूँ, या फिर उसका रंग मिटा दूँ, या फिर ऐसा कर दूँ कि उस पर सब कुछ मिटा दूँ, तो कागज़ का टुकड़ा रह जाएगा। तो कागज़ का टुकड़ा कितने रुपये में बिक जाएगा रद्दी में? 10 रुपये किलो में, और वो 1 किलो भी नहीं बैठेगा। ठीक है, लिखना चालू करें, फुल स्टॉप लगा के। 1 रुपी कॉइन is minted by the finance
मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, वेयर एज अदर करेंसी is printed and minted by RBI। 1 रुपये का कॉइन भारत की सरकार बनाती है, वो भी किसमें? फाइनेंस मिनिस्ट्री में। बाकी के जितने भी पैसे होते हैं वो RBI बनाती है, ये ध्यान रखना। इंडिया में 1 रुपये का सिक्का कौन बनाता है? कौन बनाता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाएगी। बाकी सारे पैसे कौन बनाएगा? मिंटेड का मतलब होता है लोहे पे छापना या किसी भी मेटल पे छापना। प्रिंटेड का मतलब होता है कागज़ पे छापना। समझ में आ गया? दस का कॉइन पर वो फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं, वो RBI छापेगी। बट 1 रुपये का कॉइन कौन छापेगा? फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब इन कॉइन्स पे या फिर क्या कहते हैं पैसों पे जो सिग्नेचर होते हैं वो किसके होते हैं? प्लीज़ चेक करें। वेरी गुड। गवर्नर of RBI is the authorized person to sign the currency। ठीक है ना? अगर आप चेक करते हुए आप चेक करेंगे तो आपके जो नोट्स पे जो गवर्नर के साइन ज़रूर मिलेंगे आपको। उर्जित पटेल, मनमोहन सिंह, इन सब के सिग्नेचर्स मिलेंगे। प्लीज़ अगर आपके पास नोट हो तो अभी बता सकते हैं किसके किसके सिग्नेचर हैं, एक बार चेक करें। और मैं आपको बता दूं कुछ नोट्स पे ना हेडिंग डालें, सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी। व्हाट इज सप्लाई ऑफ मनी बेटा? पूरे इंडिया में कितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है उसको बोलते हैं सप्लाई ऑफ मनी। अब पूरी इंडिया में पैसा कितना सर्कुलेट हो रहा है इसको सप्लाई ऑफ मनी बोलते हैं। तो सप्लाई ऑफ मनी इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट या फिर स्टॉक कॉन्सेप्ट। लास्ट पॉइंट है, टोटल स्टॉक of all the form of money, पेपर, ब्रैकेट में पेपर, कॉइन, डिमांड डिपॉजिट, सबका मतलब समझाऊंगा। डिमांड डिपॉजिट एट बैंक, which are held by the public at any point of time is known as supply। पूरे इंडिया में पेपर के फॉर्म में, कॉइन के फॉर्म में या फिर सेविंग अकाउंट के फॉर्म में और बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जिसमें पैसा पड़ा हुआ हो, उसको आप सप्लाई बोलते हैं। तो सप्लाई को कैलकुलेट करने के लिए 4 तरीके के एम पढ़ाए गए हैं हम लोगों को। कितने एम्स पढ़ाए गए हैं? देयर आर 4 एम्स, देयर आर 4 एम्स टू कैलकुलेट सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी को अगर कैलकुलेट करना है तो कितने तरीके से कर सकते हो? 4 एम से। कितने तरीके से? 4 एम से। पहला एम, इसको M1 बोलते हैं, ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं, M1। इसको नैरो कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। अगर कोई पूछता है कि एक्सप्लेन नैरो कॉन्सेप्ट तो M1 को समझाना है, नैरो मेथड, सॉरी। इस M1 के अंदर सबसे पहले क्या चीज़ें आती हैं? जितने भी कॉइन्स और जितने भी नोट्स पब्लिक के पास हैं। पहला, currency held by the public
इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड पेपर, इसको सीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? सीसी। दूसरा, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक। जितना भी पैसा पब्लिक का कॉमर्शियल बैंक में यानी बैंक के अंदर रखा हुआ है, किस फॉर्म में? सेविंग अकाउंट की फॉर्म में। किस फॉर्म में? करंट अकाउंट की फॉर्म में। किस फॉर्म में? सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट की फॉर्म में, वो इसमें आता है। और कुछ पैसा जिसको क्लैरिफाई नहीं किया हुआ है, इसको अदर डिपॉजिट बोला गया है। हेल्ड विद आरबीआई। आरबीआई के पास कुछ डिपॉजिट हो, उनको भी कैलकुलेट कर लो। इसको बोलते हैं हम, बीच वाले को बोलते हैं डीडी, इसको बोलते हैं हम ओडी। तो M1 का फॉर्मूला हुआ कि अगर M1 निकालना है तो CC प्लस DD प्लस OD करना पड़ेगा। समझ दूंगा। M2, अगर आपको M2 कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले M1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? M1। और सेकंड उसमें M1 कैलकुलेट करने का उसमें क्या जोड़ सकते हो? सेविंग डिपॉजिट विद किसके पास? पोस्ट ऑफिस में। आपको पता ना हो पर पोस्ट ऑफिस में भी क्या कहते हैं, पैसा जमा कराया जाता है। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। जो पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ हो, किसके? पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक को, उसको भी जोड़ लो तो M2 निकलता है। यानी M1 में ये पोस्ट ऑफिस वाली बात जोड़ लोगे तो ये निकलेगा M2। हेडिंग डालें तीसरी। M3 के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले निकालते हैं हम, आपको निकालना पड़ेगा M1, दूसरा निकालना पड़ेगा नेट टाइम डिपॉजिट। नेट टाइम डिपॉजिट का मतलब है FD विद बैंक। FD जानते हो, एक समय के बाद जो पैसा मिलता है। आपके दादाओं ने 10 साल के लिए पैसा जमा कर दिया, 10 साल बाद जो पैसा मिलेगा उसको जोड़ दो। बस में M2 नहीं आता, M3 में M2 नहीं आता। लास्ट फोर्थ M4, M4 में M3 आता है, प्लस जितने भी डिपॉजिट है विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। जितने भी डिपॉजिट सेविंग अकाउंट में, किसके? पोस्ट ऑफिस में। और मैं आपको बता दूं, लास्ट 2 साल से केवल M1 ही आपके कोर्स में रह गया, M2, M3, M4 को काट दिया गया है। बट प्लीज़ इसको लिख लीजिएगा, गलती से कभी क्वेश्चन आ गया तो दिक्कत ना हो। M1 को याद करना टफ है, बस बाकी फिर तो M2 में एक लाइन जोड़नी है और कुछ नहीं करना है। M2 में एक लाइन जोड़नी है, M3 में एक लाइन जोड़नी है, M4 में एक लाइन जोड़नी है। ये पूरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। आज से 3-4 साल पहले 6 मार्क्स का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता था। आज इसकी इंपॉर्टेंस बहुत कम हो चुकी है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश होता है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में हम बैंकिंग ऑफ कॉमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक को पढ़ेंगे।